अविभाजित बिहार राज्य का हिस्सा रहे मौजूदा झारखंड के स्टील सिटी के रूप में देश दुनिया में प्रसिद्ध बोकारो में जन्मी डॉक्टर पायल अग्रवाल क्रांति भूमि मेरठ में आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। डॉक्टर पायल अग्रवाल के पिता राम इकबाल सिंह बिहार में भूमिहार ठाकुरों के गढ़ माने जाने वाले आरा जिले के रहने वाले थे और बोकारो स्टील प्लांट में न केवल काम करते थे बल्कि अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे। साथ ही वे पूरे बिहार प्रांत के भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष रहे और जन संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बिहार की बेटी पायल सिंह क्रांति भूमि मेरठ में आखिर कैसे डॉक्टर पायल अग्रवाल बनी, हम आपको इससे भी रूबरू करवाएंगे। डॉक्टर पायल अग्रवाल की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अविभाजित राज्य बिहार का हिस्सा रहे बोकारो में हुई। डॉक्टर पायल ने 12वीं की पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो में की। भूगोल में बीए ऑनर्स करने के लिए डॉक्टर पायल अग्रवाल ने देश की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का रुख किया। फिर महादेव की नगरी बनारस में ही क्रांति भूमि मेरठ के रहने वाले देश दीपक अग्रवाल की मुलाकात पायल सिंह से हुई, जो बनारस में एक बड़ी फार्मा कंपनी में अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे थे। फिर सन 1993 में दोस्ती शादी के पवित्र बंधन में तब्दील हो गई और उसके बाद बिहार के दिग्गज श्रमिक नेता, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी और एक समय 60 से 70 के दशक में बिहार में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में रहे राम इकबाल सिंह की बेटी पायल सिंह पायल अग्रवाल हो गई। मेरठ के आने के बाद पायल अग्रवाल ने CCS यूनिवर्सिटी से MA किया और यहीं से फिर पायल अग्रवाल ने हिंदी में PhD करके बन गई डॉक्टर पायल अग्रवाल। मौजूदा समय में डॉक्टर पायल अग्रवाल यूं तो कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन संघ की अनुसांगिक शाखा राष्ट्र सेविका समिति की महानगर बौद्धिक प्रमुख, समरसता गतिविधि प्रांतीय टोली की अहम सदस्य के तौर पर प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर पायल अग्रवाल सरस्वती शिशु मंदिर में स्थायी सदस्य हैं और मेरठ के प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल SR इंटरनेशनल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के तौर पे अपनी अच्छी और मजबूत शिक्षा सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आज डॉक्टर पायल अग्रवाल की शिक्षा सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक सहित तमाम क्षेत्रों में सक्रियता को लेकर रोजाना खबर की विशेष एंकर हिना रस्तोगी ने उनके मोहनपुरी स्थित आवास पर रोजाना शख्सियत में उनसे बेहद खास बातचीत की। रोजाना शख्सियत में रूबरू के दौरान डॉक्टर पायल अग्रवाल ने सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। तो मिलते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की धरती बिहार की बेटी और मंगल पांडे की धरती क्रांति भूमि मेरठ की बहू डॉक्टर पायल अग्रवाल। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज रोजाना खबर शख्सियत के तहत हम आपसे मेरठ की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने वाले हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, बिहार की उस बेटी और मेरठ की उस बहू से आज हम आपका परिचय कराएंगे जिन्होंने मेरठ में आकर अपने सामाजिक कार्यों के कारण, अपने व्यवहार के कारण बिहार का नाम रोशन किया है। आज मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर पायल अग्रवाल की और आइए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। नमस्कार डॉक्टर पायल अग्रवाल जी। नमस्कार, मैं ठीक हूँ हिना जी, आप कैसे हैं? खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। पायल जी, आप बताइए कि आप कहाँ पर पली बड़ी हैं, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है और कहाँ पर आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की है? हिना जी, मेरा जन्म बिहार में हुआ था और तब तो बोकारो स्टील सिटी बिहार में ही था, अब वो झारखंड में है, तो मेरा जन्म बोकारो में हुआ था। कुछ अपने परिवार के विषय में बताइए। आप किस पृष्ठभूमि से बिलोंग करती हैं? आपके परिवार में आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी हिना जी, मैं एक बिहार में, इनफैक्ट मैं अभी अग्रवाल फैमिली में हूँ। मैं एक बहुत प्रतिष्ठित एक क्षत्रिय परिवार की बेटी हूँ और मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और पूरे बिहार सरकार में भी अराजपत्रित मजदूर यूनियन के पूरे बिहार के अध्यक्ष रह चुके हैं वो। बहुत बढ़िया बात है। और आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन बोकारो से हुई है। 12th तक की एजुकेशन मैंने बोकारो से किया है और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। उसके बाद आप बताइए कि आप बिहार से मेरठ किस तरीके से आई? आपने मतलब मेरठ में आपका आगमन कैसे हुआ? मैं बनारस में जब पढ़ती थी तो मेरे पति से मेरी वहीं पे मुलाकात हुई। हमारे कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारी पहचान हुई और जब हमारी शादी के पश्चात मेरे पति, क्योंकि मूलतः मेरठ के रहने वाले हैं, तो हम मेरठ आ गए। आपका विवाह कब, किस सन में हुआ? मेरा विवाह 1993 में हुआ था। विवाह के पश्चात जब आप मेरठ आई तो आप सामाजिक गतिविधियों में आपने अपनी योगदान दिया। आपको ये सामाजिक गतिविधियों में कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
एक तो देखिए, जब पारिवारिक पृष्ठभूमि में वही हो, सेवा भाव हो या समाज से जुड़ने वाली गतिविधियों से पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी वही था, तो कहीं न कहीं आपके भी व्यवहार में वो चीज़ होता है, राइट। और तो शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन जब बेटा छोटा था तो जब संघ की शाखा में जाना उन्होंने शुरू किया, तो क्योंकि मुझे मेरठ में ऐसे पता नहीं था और किटी वाली ब्रांड की मैं थी नहीं कि मुझे नहीं था मैं किटी वगैरह ज्वाइन करूं। तो जब वहाँ पे शाखा में वो जाने लगा, तब वहाँ पे हमारे एक दो संघ के अधिकारी आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी महिलाओं की भी गोष्ठी होती है, वैचारिक गोष्ठी होती है, जिसके लिए मैं सच में, जिसमें मेरी रुचि थी, क्योंकि मैं साहित्य की छात्रा रही हूँ तो मेरी रुचि उसमें थी। फिर मैं जुड़ती गई और फिर सबसे पहले विश्व संवाद केंद्र से मैं जुड़ी, और वहाँ पर भी द्योतमा विचार मंच के अंतर्गत हमने काफ़ी गोष्ठियाँ की, वैचारिक गोष्ठियाँ होती थी, सामाजिक विषयों पे गोष्ठियाँ होती थी, सेमिनार्स होते थे। फिर मैं ऐसे जुड़ती गई निरंतर, मेरा कहते हैं ना, तब मेरा दायरा बढ़ता गया, बढ़ता गया के लोग फिर मिलते गए, तो फिर ऐसे कार्यक्रम में धीरे धीरे जाना आना हुआ, परिचय का फिर दायरा बढ़ा। तो आपकी जो मतलब रुचि है वो राजनीतिक क्षेत्र में भी है? शायद नहीं, लेकिन हाँ, राजनीति के क्षेत्र में आप ये कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स समान विचारधारा वाली पार्टी होती है, या कोई भी, हम कहते हैं जो भी राष्ट्र के हित में कार्य करे पार्टी, उसके लिए मैं जो भी अच्छा कार्य करे, मैं कह रही हूँ कोई भी पार्टी हो, अगर जो भी राष्ट्र हित में कार्य करेगी तो शायद मैं उसके साथ हूँ। या पार्टी किसी की भी हो, अगर उसने किसी भी राष्ट्र हित में निर्णय लिया हो, समाज हित में निर्णय लिया हो, समाज के जो निचले पायदान में जो हैं लोग, उनकी अगर हित की बात होगी, तो शायद मैं उस पार्टी की मतलब मुखर मतलब प्रशंसक रहूँगी। और अगर अपनी पार्टी भी रहेगी जिसकी मैं पक्षधर हूँ, अगर वो भी कुछ गलत करेगी तो आप खुल के आलोचना करिए, मतलब ये मैं ऐसा मानती हूँ। मैं मतलब आपके लिए पार्टी महत्व नहीं देती है, आपके लिए राष्ट्र सेवा महत्व देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑनेस्ट। बहुत अच्छी भावना से ओतप्रोत है आपका मन, जानकर खुशी हुई। अब आप ये बताएं कि जैसे आप संघ की गतिविधियों में भी निरंतर लगातार विकासरत रहती हैं, तो किस किस गतिविधि से आप अभी जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, जब शुरू में जुड़ी थी तो मैं मूलतः जो यहाँ लेखन पठन पाठन या वैचारिक गोष्ठी है, उसी क्षेत्र से जुड़ी रहती हूँ। लेकिन हाँ, इसके जो विभिन्न आयाम हैं, जो जितनी भी अनुषांगिक संगठन, चाहे संस्कार भारती कार्यक्रमों में निरंतर जाना, उसमें अपनी सहभागिता रखना, सेवा भारती में कार्य करना, उसके मातृमंडल के सदस्य होना, और अभी हमारी अनुषांगिक संगठन जो महिलाओं की है, राष्ट्र सेविका समिति, उसका भी एक दायित्व है कि महानगर बौद्धिक प्रमुख का दायित्व मेरे पास है। इसके अतिरिक्त संघ में एक समरसता गतिविधि विभाग है, तो उस गतिविधि में भी आपने नाम से सुना होगा, समरस समाज की हमारी संकल्पना है, तो उसमें भी मैं प्रांतीय टोली में हूँ, प्रांत की मीडिया प्रभारी का दायित्व है मेरे पास। समरसता के विषय में बताइए कुछ, मतलब समरसता टोली में आप क्या कार्य करती हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं, समरसता आप किसी को सिखा नहीं सकते हैं, वो मन के भाव होते हैं, वो हमें व्यवहार में लाना है। और जिस भी घर में, मैं कहती हूँ कि अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो मुझे लगता है समरसता कहीं लानी हो तो हमें रसोई से समरसता हमें लानी है। तो आपने देखा होगा, हमारे भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं, जाति प्रथा। तो अगर हम उससे, हम अगर हिंदू समाज जो है, हिंदी समाज में जो एक जो मतलब ऑनेस्टली मैं मानती हूँ कि जो हमारी जाति प्रथा है, छुआछूत है, उस चीज़ को हम दूर कर दें, ऊंच नीच का भेदभाव दूर कर दें, तो हमारा उस समाज की मतलब स्थापना हम समरस भाव से करें, ऐसी विचारधारा लेके ही शायद इसी भाव के साथ समरसता गतिविधि में हम सभी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि समरसता गतिविधि एक ऐसी गतिविधि है जिसमें ऊंच नीच जातिवाद को भुलाकर, आपसी मतभेद को भुलाकर आपस में भाईचारे की भावना से ओतप्रोत है, तो मैं गलत नहीं हूँ शायद? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक संक्षिप्त सा मैं उदाहरण देना चाहूँगी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि हम ऐसा भी कार्य करते हैं, सपोज़ एक कोई न्यूज़ चल गया कि इस दलित की बेटी ने या राजपूतों ने उसको घुड़चढ़ी पे उसको मना किया और विवाद हो गया, तो हमारे जो समरसता गतिविधि के जो बंधुवर हैं, भगिनी हैं, हम उस दोनों परिवार से मिलते हैं कि वस्तुतः बात क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, न्यूज़ भी ना बिना बात के बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, मूलतः विषय कुछ और होता है और उसको जातिवाद के ऊपर उस विषय को लिया जाता। हो सकता है आपकी आपसी मनमुटाव हो, मनमुटाव हम दो व्यक्ति में होगा, दो अलग जाति के होंगे, तो उस विषय पे भी हम इतने संवेदनशीलता के साथ इस विषय को उठाते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से दोनों परिवार में जाते हैं और देखते हैं कि विषय क्या है, और फिर उसका हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। हाँ, कानून से ऊपर हम नहीं जाते हैं।
आप राष्ट्र के लिए बहुत ही नेक काम कर रही हैं, क्योंकि आपसी मतभेद को बुलाकर दोनों पक्षों की बात सुनकर, दोनों पक्षों के ही पक्ष में या दोनों को दोनों की सलाह से, सुझाव से किसी भी चीज़ का निपटारा करने में आप इसमें अग्रणी भूमिका निभाती हैं। ये आप कह सकती हैं आपका बड़प्पन है जितना आपने मुझे जाना है, लेकिन हाँ, मुझे सच में बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे व्यवहार में है कि मेरे लिए कोई ऊंच नीच छुआछूत का भाव नहीं है। मेरे लिए सभी हिंदू हम सहोदर हैं, इस भाव के साथ ही मैं जुड़ी हूँ और इसी भाव के यही संस्कार मैंने अपने बेटे में दिया है। मेरे आसपास मेरे जितने भी चिर परिचित, मेरी जितनी सहेलियाँ हैं, चाहे वो कल तक उनकी विचारधारा कुछ था, लेकिन मैं जहाँ बैठती हूँ मैं इसी विषय को लेकर बैठती हूँ और सबके मन से इस भाव को दूर करने का प्रयास करती हूँ कि नहीं, हमें ये भाव नहीं रखना चाहिए। आपने बीए के बाद और क्या अपनी शिक्षा ग्रहण करी है? मैंने बीए ऑनर्स किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। फिर शादी के पश्चात मैं यहाँ आ गई, तब यहाँ से मैंने मेरिट यूनिवर्सिटी से ही, मतलब सीसीएस से ही मैंने एमए किया। फिर मैंने पीएचडी, हिंदी में पीएचडी किया। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधि में होने के बाद आप की रुचि और किस क्षेत्र में है? मेरी लेखन में रुचि है, मैं कविताएं लिखती हूँ और विभिन्न पत्रिकाओं में अपने आर्टिकल देती हूँ। मुझे पढ़ाने का भी शौक़ है, छोटे बच्चों को, स्पेशली पढ़ाई के साथ संस्कार जो आजकल विलुप्त होते जा रहे हैं। तो विगत 18 वर्षों से मैं अपने घर में ही मैं कोचिंग लेती हूँ बच्चों की। इसका मतलब आप शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कारवान भी बनाने का कार्य कर रही हैं। जी 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 जी, मतलब मेरे से पढ़े हुए छात्र छात्राएं, चाहे वो 25-26 साल के भी हो गए हैं, मुझे पता है कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें मैं देने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि आजकल देखिए जो मिशनरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या अच्छे ब्रांडेड स्कूल में पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ कहते हैं ना, संस्कार की पाठशाला से वो दूर होते जा रहे हैं। तो अगर वो बच्चे मेरे घर में आते तो मैं सब चीज़ें छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से घर में ही, मैं अपने ट्यूशन क्लासेस में आप कह सकते हैं, मैं छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम आयोजन करती हूँ जिससे उनका जुड़ाव हो। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में होने के बाद आपने अब शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े आयाम खड़े कर दिए हैं, पैर पसार लिए हैं। जी, धन्यवाद। हाँ, पीछे कुछ दिन तक एज अ गेस्ट फैकल्टी मैंने सीसीएस में भी पढ़ाया था और अभी वर्तमान में एक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, उसमें मैं एज अ उप प्रधानाचार्य कार्य कर रही हूँ। बच्चों को संस्कारवान बनाती हैं और आपको लेखन का भी शौक़ है, तो मैं चाहूँगी कि कुछ अपनी पंक्तियाँ आप हमें सुनाएं, हमारे पाठकों के साथ साझा करें। अब अभी तुरंत तो मुझे याद है नहीं, तो मैं अवश्य साझा करूँगी। और कुछ भी समरसता का या संघ का कोई गीत हो, कुछ भी। विश्व जगत में फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय, बढ़ते जाए हम हर पल, बढ़ते जाए हम हर पल। बहुत ही मधुर वाणी है, बहुत ही मधुर आवाज़ है। आज हमने आपको रोज़ाना खबर शख्सियत में डॉक्टर पायल अग्रवाल जी से रूबरू करवाया, उनके विषय में जाना। वैसे तो उनसे सभी परिचित थे, लेकिन कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिनसे परिचय करना बहुत ही ज़रूरी होता है। डॉक्टर पायल अग्रवाल जी एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखर कर आई हैं मेरठ में, और मैं चाहूँगी कि गृहिणियाँ उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करें। वो बच्चों को संस्कारवान बनाने का कार्य भी कर रही हैं और वहीं पर साथ के साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी अग्रणी योगदान दे रही हैं। रोज़ाना खबर शख्सियत में हम अगली शख्सियत के साथ बहुत जल्द आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पाषाण मूर्ति पर माला पहना के सूखे गले की प्यास नहीं बुझती, मोटरों के काफिले से गरीब की भूख नहीं मिटती, अट्टालिकाएं खड़ी शहर में करके गरीब की झोपड़ी में चूल्हे नहीं जलते, झिलमिल रंगीन बल्बों की झालरों से बच्चों के चेहरे की रौनक नहीं आती, झिलमिल रंगीन बल्बों की झालरों में बच्चों के चेहरे पर रौनक नहीं आते। कश्मीरियत बिखर गई फूलों के गए, कश्मीरियत बिखर गई गए फूलों के बाग, कश्मीरियत बिखर गई गए फूलों के बाग, आतंक के खेतों में केसर नहीं होते, आतंक के खेतों में केसर नहीं होते।